नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित ग्राम विकास अधिकारी 2018 के पेपर को लेकर के आया हूँ, जिसकी परीक्षा तिथि थी 22/12/2018 और इसको हम व्याख्या सहित देखेंगे। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पेपर था, ये अधिक धांधली होने के कारण रद्द हो गया था और इसकी परीक्षा पुनः आयोजित होनी है, जो फरवरी 2023 में संभावित है। तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, वो अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें और साथ में पुराने पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि कोई भी आयोग हो अपने पुराने पैटर्न पर ही पेपर को बनाता है। तो इसलिए आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपरों को आप देखिए और उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। यदि आप पैटर्न फॉलो करके तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पर अधिकांश प्रश्न बने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें पहला जो प्रश्न है वो पैराग्राफ से संबंधित है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके प्रश्न के उत्तर देते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परिपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो गद्यांश से ही पूछा गया। तो इसमें कहा गया है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक बताना है, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है गद्यांश का शीर्षक। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी घमंड, ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही उत्तर होगा उत्साह, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में उत्साह की बात की गई है और यहाँ तक कि जो पैराग्राफ की पहली जो लाइन का पहला अक्षर है वो भी उत्साह से ही शुरू है। तो आप इसका उत्तर ए लगाएंगे। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर अगला पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ में 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह यमुना जी में आकर गिरती है और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ती है। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगती है। उसके साथ न कोई मल्लाह न कोई पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिराज अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सामने वह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़कर लाओ। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था इसमें, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ आई थी? ऑप्शन ए तालाब में, ऑप्शन बी नदी में, ऑप्शन सी समुद्र में, ऑप्शन डी कुएं में। तो वो एक नदी में छोड़ करके आई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी मल्लाह,
ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक, ऑप्शन डी भाग्य। तो यहाँ पर मंजूषा को जो लेकर के जा रहा था, तो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा और पैराग्राफ में आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, जो पैराग्राफ था तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ न कोई मल्लाह था न कोई पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही भाग कर लेकर जा रहा था। तो कौन लेकर के जा रहा था? भाग्य। तो इसका सही उत्तर होगा भाग्य। तो याद रखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भाग्य उसको भाग करके ले जा रहा था। अगला प्रश्न है, राजा अधिराज के सेवकों को क्या आज्ञा दी? तो राजा अधिराज ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? ऑप्शन ए मंजूषा को लाने की, ऑप्शन बी शिशु को लाने की, ऑप्शन सी सेना को लाने की और ऑप्शन डी राधा को लाने की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो शिशु इसमें अधिकांश चुनेंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उस राजा को क्या पता कि इसमें क्या है, तो वो मंजूषा को देखा था और मंजूषा को लाने की उसने आज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो वो अपनी पत्नी राधा और सेवकों के साथ आए थे। तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आदेश, ऑप्शन बी अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परिपत्र कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए, जैसे मुख्यमंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी एक ही पत्र को कई अधिकारियों के पास भेजते हैं। तो जब भी एक सरकारी पत्र होता है वो कई व्यक्तियों के पास जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। याद रखना, एक पत्र जो कि सरकारी पत्र होता है और कई कार्यालयों में जाए, कई अधिकारियों के पास जाए तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसे ऑप्शन ए शासकीय पत्र, ऑप्शन बी अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी कार्यालय ज्ञापन। तो जब भी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा उसको अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी भवदीय, ऑप्शन सी आपका आज्ञाकारी शिष्य और ऑप्शन डी आपका सेवक। तो जब भी एक विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को कुछ लिखेगा तो वो आपका आज्ञाकारी शिष्य ही बताएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तो देखो यहाँ तक आप देख रहे होंगे जो भी वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, तीन प्रश्न तो अभी तक पत्र से पूछे जा चुके हैं और पत्र से संभावना है कि 4 प्रश्न हर बार आएंगे और ये भी पत्र का ही प्रश्न है। तो जो भी पेपर देने जा रहे हैं आप, तो पत्र को अच्छे से पढ़ लें, किसी किताब से विस्तृत रूप से पढ़ लें, क्योंकि 4 प्रश्न यहाँ से पिछली बार भी आए हैं और इस बार भी संभावना रहेगी कि 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है? तो जो संक्षेपण होता है, ऑप्शन ए आधे शब्दों में, ऑप्शन बी 1/3 शब्दों में, ऑप्शन सी 3/4 शब्दों में, ऑप्शन डी 2/3 शब्दों में। तो जब भी संक्षेपण लिखा जाएगा तो वो पूरे पाठ के 1/3 में लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही सारे प्रश्न पत्र और साथ में लगभग मैं सभी सामग्री आपको उपलब्ध कराता रहूँगा और साथ में बोर्ड पर आकर के सभी सब्जेक्टों को बारी बारी से पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आइए अगले प्रश्न देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ये एक जीवा होती है तो एक बोलते हैं हम जो आगे से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर बोलते हैं, जो मध्य से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं जिसमें ए आता है, और जो पीछे से बोले जाते हैं उनको पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीवा के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग है?
ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी आभार। तो आप देखोगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर मैं बड़ी दीर्घ वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ सकते हो कि दया, जैसे आप किसी वाक्य में किसी भी शब्द को प्रोहित करके देख लीजिए, जैसे दया, दया किया जाता है या दया की जाती है, तो दया की जाती है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसे माया, तो माया भी जो है वो स्त्रीलिंग है। भाषा, जैसे भाषा में लिखा जाता है, तो भाषा जो होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है। और आभार, आभार जो होता है, जैसे आप देखोगे कि आभार व्यक्त किया, तो आभार जो है एक पुल्लिंग शब्द है, तो आभार व्यक्त किया जाता है, ना कि आभार व्यक्त की जाती है। तो इसी वजह से इसके लिंक को आप समझ सकते हो, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भी यहाँ पर पुल्लिंग से पूछा गया है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन डी सेना। तो यहाँ पर आशा जो है, आशा की जाती है, ना कि आशा किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं पुल्लिंग। कष्ट दिया, क्षमा, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका कष्ट दिया जाता है, ना कि कष्ट दी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और क्षमा जो होता है, क्षमा एक, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें पुल्लिंग लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो वो नियम होते हैं, कुछ नियमों के अनुसार आप देख सकते हो। और वैसे भी जैसे मैंने बताया है, कष्ट के बारे में साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि कष्ट जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर विवाद, बी सार, सी रूप और डी आय। तो आय जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो देख लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तो 3 प्रश्न तो आ चुके हैं, चौथा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी पत्ता और ऑप्शन डी सभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभा। सभा जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ से जिस भी पोर्शन से प्रश्न पूछे गए हैं वो अधिकांश 3 से 4 प्रश्न ही पूछे गए हैं। जैसे 4 पत्र लेखन से पूछे गए थे, 4 आप देख सकते हो, 4 पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पूछे गए हैं। अब संधि से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर पूछा गया संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए सत प्लस आनंद, ऑप्शन बी सत, तो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर हलंत नहीं है। अगला में सद आनंद, सदा आनंद, तो इसमें ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय जो है पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक प्लस आलय, जब पुस्तक लिखोगे इस तरह से पुस्तक पुस्तक, तो इसमें कैसे जो निकलेगा अंतिम वर्ण वो ए निकलेगा और आलय में आ निकलेगा। और जहाँ पर समान शब्द मिलते हैं वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद है। तो अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद है, यहाँ पर ऑप्शन ए अभ्युदय, ऑप्शन बी अभ्योदय, ऑप्शन सी अभिउदय, ऑप्शन डी अभिउदय। तो यहाँ पर अभ्युदय इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तो 3 प्रश्न संधि से भी आए। अब यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव, यथा जैसे उपसर्ग अगर किसी समास में आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है, तो उपसर्ग से जुड़े हुए समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो परमेश्वर में जो है वो कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें जो विशेषण विशेष्य की बात की गई है और जहाँ भी विशेषण विशेष्य परमेश्वर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो परम है जो ईश्वर, तो जहाँ भी परम है जो ईश्वर इस तरह की अगर विग्रह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात होती है, और जहाँ पर भी विशेषण विशेष्य की बात होगी वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और समास मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग होगा, यहाँ पर अभी दिया गया है, बी ऑप्शन में अध दिया गया है, ऑप्शन सी में अत दिया गया है, ऑप्शन डी में अध दिया गया है। तो यहाँ पर
अध्यक्ष में आप देखोगे तो अध्यक्ष जो लिखा जाता है वो अधि प्लस अक्ष होता है, अधि प्लस अक्ष। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो अधि होगा, ना कि अभी। तो ऑप्शन ए इसमें नहीं था, तो यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुआ होगा और इसलिए इसमें से कोई भी इसका उत्तर सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कुछ तो इसमें आयोग ने दिया होगा। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ या ऊपर या समीप है। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण आदि। प्रश्न में विकल्प वी में अध दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अध उपसर्ग आधे की ओर संकेत करता है, जैसे अध जला, अध पका, अध लिखा आदि। अभी उपसर्ग से अभिभावक, अभियान, अभिशाप आदि शब्द बनते हैं। UPSSC ने इस प्रश्न को अमान्य घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर जब भी ये प्रश्न आया होगा सभी को कॉमन नंबर दिए होंगे। तो इस तरह से आप अगला प्रश्न देखिए, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम ऑप्शन ए सन और शम, ऑप्शन सी सै, ऑप्शन डी सत। तो संग्राम में यहाँ पर दिख रहा होगा तो समग्राम। तो यहाँ पर अगर इसे संधि के अनुसार भी तोड़ोगे तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, तो इसलिए इसका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी, तो यहाँ पर जब सावधानी को तोड़ोगे तो सावधान के रूप में तोड़ेगा ये, सावधान, सावधान, और प्लस बड़ी की मात्रा जुड़ी हुई है। तो इस तरह से सावधानी यहाँ पर, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो बड़ी ई की मात्रा होगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर गी प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय है, वो सॉरी तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी पिया, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी चार। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रिय ही यहाँ पर तत्सम है, क्योंकि पिया का जो होता है वो प्रिया होता है और मोर का मयूर होता है, चार का चतवारी होता है। तो इनके जो तत्सम होते हैं ये तीनों तद्भव थे। पिया का प्रिया तत्सम होता है, और मोर का मयूर होता है और चार का चतवारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी श्लाका, ऑप्शन सी तिक्त, ऑप्शन डी चार। तो अभी आपने पढ़ा कि चार जो था ऊपर दिया गया था, चार जो है वो तत्सम नहीं है, चार तद्भव शब्द है। तो बाकी वचन, श्लाका और तिक्त ये तत्सम शब्द हैं, जबकि चार का तत्सम जो होता है वो चतवारी होता है। तो यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तेंदुआ ये भारतीय शब्द है, मतलब देश का शब्द है। नव देश का शब्द है। जूता देश का शब्द है। रिक्शा ये एक विदेशी शब्द है, अर्थात ये जापानी शब्द है, कई बार आ चुका है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हो इसको। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर ये कोई वस्तु नहीं है तो द्रव्यवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक तो व्यक्ति है ही नहीं कोई गाय, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से दर्शाए। भाव भी नहीं है इसमें, तो गाय एक जाति को दर्शाता है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। तो यहाँ बीमारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, याद रखिए इसको। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम है उनकी संख्या है टोटल 11। तो इसको देख लीजिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लीजिए। मैं होता है, तू होता है, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब 11 सर्वनाम हैं। तो आप इनको 11 के 11 को याद रखिए क्योंकि ये हिंदी के सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हिंदी में जो सर्वनाम हैं उनमें कुल 6 भेद हैं, तो इसलिए भी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। कुल सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 है और भेद पूछे जाएँ तो इनकी संख्या है 6। अगला प्रश्न है, और कौन कौन से हैं भेद ये भी देख सकते हो आप। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे देखेंगे हम, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है, यहाँ पर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामवाचक। तो यहाँ पर पर्वत जो है
सर्वनाम तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसको काट दोगे। उसके बाद परिमाण भी नहीं है, ऑप्शन ये संख्यावाचक भी नहीं है, तो ये गुणवाचक होगा। पर्वतीय एक गुण है पर्वतों का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी कुछ और ऑप्शन डी लिखना। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो आपको दिख रहा होगा, चमक का विशेषण होता है चमकीला। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। हालांकि इसमें जो आयोग ने बी और सी उत्तर को सही माना था, लेकिन जो वरीयता दोगे सबसे ज़्यादा वो चमकीला को ही दोगे। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर भी आयोग ने बी को ही माना है, तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से संज्ञा की विशेषता बताइए। तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कई बार ये तो विशेषण से भी 3-4 प्रश्न आए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। तो राम सो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया जो होगी वो अकर्मक होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया, तो इसमें क्रिया विशेषण जो होगा वो बाद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। ऑप्शन ए सेनाएं, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी आगे, ऑप्शन डी बढ़ी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की बात की जा रही है, तो आगे ही इसमें संबंध दर्शा रहा है। तो सेनाएं आगे मतलब युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी है, तो आगे ही इसमें क्या बता रहा है? संबंधवाचक शब्द को बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी आया। और वैसे यहीं पे बता दूं कि जो समुच्चय बोधक होते हैं वो होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो जैसे और आया है और समुच्चय बोधक शब्द होगा। फिर भी देख लेते हैं आगे अगला विकल्प इसमें जो दिया गया है, सी विकल्प में था और डी विकल्प में था गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाय मैं क्या करूं, इस वाक्य में विषम बोधक शब्द है। तो हाय बोला गया है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम चिन्ह लगा हुआ है जो विषम बोधक होता है। तो किस पर लगा हुआ है विषम बोधक? ये लगा हुआ है हाय पर, तो इसलिए विषम बोधक जो शब्द होगा वो हाय होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अब यहाँ पर पर्यायवाची पढ़ने जरूरी है, तो पर्यायवाची याद होंगे तो कर पाओगे, नहीं तो ऑप्शन ए अर्जुन, अर्जुन का नहीं होता अनीक। सेना, सेना का शायद हो सकता है, अग्नि का तो नहीं है, घोड़े का नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। अनीक, अनीक जो है वो सेना का पर्यायवाची है। तो सेना के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अनीक, कटक, अनीक, चंपू, दल, सैन्य, वाहिनी। अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची है। तो कपड़ा का पर्यायवाची है ऑप्शन ए चलन, चलन नहीं होता। वसन, वसन हो सकता है, गंगा वो सॉरी गगन नहीं होता, ये आकाश का है, जंगल भी नहीं होता। तो कपड़ा जो है वसन, दो कपड़े के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे वसन है, पट है, चीर है, ठीक है। तो ये अंबर है, ये सारे जो होते हैं वो अंबर होता है, लेकिन गगन नहीं होता, बस याद रखना कपड़ा का जो है यहाँ पर वसन है। अगला प्रश्न है, तो कपड़ा का पर्यायवाची वसन है और अन्य है, जैसे वसन वो वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का पर्यायवाची जो है वो गगन और वन का पर्यायवाची जंगल है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम। तो यहाँ पर विलोम से भी प्रश्न बना है, और आकाश का विलोम होता है ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी अनग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम पाताल होगा। और आप इनको बस आप आधार बना करके वीडियो को देखते रहें, क्योंकि तैयारी आपको खुद करनी है। और जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो बस अच्छे से इन प्रश्नों को देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी प्रकृति के प्रश्न, कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, कहाँ से कितनी गहराई से प्रश्न आए हैं, सबको आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विलोम पूछा गया था। पृथ्वी का विलोम होता है आकाश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जबकि पाताल नहीं होता, गोचर नहीं होता, लौकिक नहीं होता, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी का विलोम आकाश होगा। अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय बताना है, तो अभय का जो अर्थ होता है और उभय का अर्थ, अभय अभय, जैसे आप देखते हो अभय तो मतलब जिसके अंदर कोई भय ना हो, तो अर्थात निर्भय। तो अभय का तो निर्भय हो जाएगा। उभय का मतलब होता है कॉमन, अर्थात दोनों। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है अली अली का शब्द युग्म बताइए। तो इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट कह सकते हो कि हर एग्जाम के लिए। अली अली का मतलब होता है भौरा, जो छोटी की मात्रा ली पे जुड़ती है अली, इसका अर्थ होता है भौरा, और एक अली होता है बड़ी की मात्रा से, उसका अर्थ होता है सखी। तो यहाँ पर अली, तो देख लीजिए अली और अली का अर्थ होगा ऑप्शन ए कंधा या हिस्सा, ऑप्शन बी भौरा सखी, ऑप्शन सी दमन दामन, ऑप्शन डी दसन दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा अली का मतलब होता है भौरा और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग वह वाक्य हैं जो ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ऑप्शन बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, ऑप्शन सी किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, ऑप्शन डी शब्द में कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो उपसर्ग जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो अधिभार शब्द होता है, जैसे अधिभार, तो अधिभार में जो अधि शब्द है वो उपसर्ग है, तो ये आगे जुड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश में हमेशा आगे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर जो गिनती से संबंधित ये समस्या होती हैं, आप एक बार इनको सारी गिनतियों को देख लिए हिंदी में लिख करके, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। जैसे कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें 46 जो है वो 4 प्रकार से लिखा गया है और इसमें से कोई एक ही सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 46। इसी तरह से 46 ही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल के बारे में पूछा गया और उज्ज्वल वो सही होता है जिसमें 2 आधे जय होते हैं और एक ही विकल्प में 2 आधे जय हैं, ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा। और इस तरह से हमने हिंदी के सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लिया और अब हम देखेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न। सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि थोड़ी सी रीजनिंग पिछले पेपर में काफ़ी टफ आई थी, तो आप ध्यान से देखिए। और मैं सारे प्रश्नों को सही से सॉल्व नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड होता तो मैं सारे प्रश्नों को सही से करा देता, लेकिन आप प्रश्नों की प्रकृति समझिए, देखिए कि किस तरह से कितनी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम पहचानिए, मतलब भिन्न बताना है। ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी भेड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गैंडा सही उत्तर होगा, क्योंकि गैंडा जो होता है वो एक शाकाहारी जानवर है, बाकी ये जो 3 दिए गए थे ये सब मांसाहारी थे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला विकल्प है, ये आकृति से संबंधित है। इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति V और A के बीच है। मतलब जैसा आकृति V और A के बीच में संबंध है, उसी तरह से आपको C और D के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पर जो इसको देखना होता है, अब आपको जैसे पहचानना क्या होता है, आकृति अब जब जहाँ से भी आपने पढ़ी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो व्रत था, ये वाला व्रत, अब ये व्रत नीचे आ गया यहाँ पर, और इस व्रत के स्थान पर ऊपर वाला ये स्थान हो गया, तो सेम वही कंडीशन से बनेगा कि ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर आ गया देखो, और जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था वो यहाँ आया था, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा अंदर, तो इसी में ये कंडीशन बन रही है, देख लीजिए इसको, तो इसका V उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी ही इसका उत्तर था, और आप चारों विकल्पों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, आप यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरह से देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। यहाँ भी विषम पहचानना है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी बांधवगढ़, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा। अब होगा किस तरह से वो आपको पहचानना है, और आप देख रहे होंगे इसमें जीएस से संबंधित ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, जबकि तुंगभद्रा एक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। इस तरह से आप ऑप्शन डी देख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है HDFC, ICIC, IDVC, सेवी, PNB, VOB, VOI, UCO और HSBI। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सेबी जो है एक जो
दूरसंचार को नियंत्रण करने वाली संस्था है और ये सब बैंकों के नाम है, इसलिए से भी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं, हाँ बी ही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन कीजिए जिसे नामों के इन समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कुडनकुलम, ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं है ये, तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरोडा। तो यहाँ पर इनके जैसा यहाँ पर विकल्प चुनना है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी उकाई, ऑप्शन डी भांगड़ा नांगल बांध। तो आपको ये जितने भी नाम ऊपर दिए गए थे ये सब परमाणु रिएक्टर हैं, परमाणु भट्टी वाले स्थान हैं। जब यहाँ पर देखोगे तो कोयना एक नदी है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसने पूछा है कि इनके जैसा बताना है हमें। और रावत भाटा ही इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि रावत भाटा ही एक परमाणु रिएक्टर वाला स्थान है। और उकाई ये अलग परियोजना है जो कि बनी हुई है तुम्हारी ताप्ती नदी पर। और भांगड़ा नांगल एक बांध है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऊपर वालों के जैसा मेल खा रहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखो आपने देखा होगा कि जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो जीएस से संबंधित है। यदि आपका जीएस भी कमज़ोर है तो आप रीजनिंग भी नहीं कर सकते थे। तो यही प्रश्न और यही कारण था कि रीजनिंग 2018 में भारी बताई गई थी। और भी कई कारण थे, काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, मैथमेटिकल दिया गया है, 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी बोल सकते हैं। तो उन लोगों की संख्या बताइए जो न तो गुजराती और न ही मराठी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा टोटल 25 हैं और 25 में से ये जो समूह मैं ले रहा हूँ ये गुजराती बोलने वालों का ले रहा हूँ और इधर जो समूह ले रहा हूँ वो मराठी बोलने वालों का ले रहा हूँ। और इसमें बोला गया है कि 5 ऐसे हैं जो गुजराती के साथ मराठी बोल सकते हैं, तो 5 इनमें कॉमन हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें बोला गया है कि 10 गुजराती बोल सकते हैं। जब गुजराती 10 बोल सकते हैं तो गुजराती में 5 तो आ ही चुके हैं, तो 5 और ले लीजिए, तो 5 5 10 गुजराती के हो गए। और 12 मराठी बोल सकते हैं तो 5 तो आ ही गए, तो 7 और ले लीजिए। इस तरह से गुजराती और मराठी दोनों बोलने वाली संख्या हो जाएगी 5 5 10 और 7 17 हो जाएगी। टोटल कितने हैं? टोटल हैं 25। तो 25 में से 17 घटाइए, तो जो ना गुजराती बोलें ना ही मराठी, तो इनकी संख्या होगी 25 में से 17 गया 8। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और मैं सारे प्रश्नों को रीजनिंग में नहीं करा सकता, तो क्योंकि बड़े भी प्रश्न हो सकते हैं, तो आप इनको बस प्रकृति को देखिए इनकी। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 चेस खेलना पसंद करते हैं और 8 छात्र क्रिकेट और चेस खेलना पसंद करते हैं। उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो आपको यहाँ पर ये पूरा उत्तर दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद इस वेन डायग्राम को इसी तरह से बनेगा, क्योंकि पहले की जैसा ही ये प्रश्न है, तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह है, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है और 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतिरक्षित रोगियों की कुल संख्या कितनी है? तो अस्पताल में जो रोगियों की संख्या है वो प्रतिरक्षित की बतानी है। ये भी उसी तरह का सवाल है, तो बहुत ही नॉर्मल से इस सवाल को कर सकते हो। चलो करा ही देता हूँ इसको। जैसे अस्पताल में बोला गया है कि कुछ मरीज डॉक्टर ने अपनी बीमारी के साथ परामर्श करने के लिए प्रतिरक्षी हैं, तो 40 रोगी बताए गए। 40 रोगियों को मधुमेह है, तो मधुमेह वाले 40 हो गए। 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है और 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, तो 22 दोनों हैं। अब यहाँ पर 22 दोनों हैं, तो यहाँ पर 40 रोगी जो है मधुमेह है, तो मधुमेह वाले इधर ले लीजिए। अगर टोटल 40 हैं तो ये 22 आ चुके हैं और 22 में से अब कितने बचे 40 के लिए? तो 18 बचे। और उसके बाद 30 रोगियों को रक्तचाप है, तो 22 और इधर होगी तो 8 और आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, तो आप देख लीजिए टोटल कितने हो गए? 18 और 22 40 और 8 48 हो गए। अब यहाँ पर बोला गया है कि अस्पताल में प्रतिशारत
रोगियों की कुल संख्या कितनी है। तो पूर्ति सारत रोगियों की संख्या, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया था। अब इसमें एक बात और बोली गई थी कि जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही उच्च रक्तचाप है, तो इनको 17 को भी जोड़ना पड़ेगा। अब 40 तो इस तरह से जब तुमने देखा था तो 22 तो यहाँ थे और 18 यहाँ थे और 8 यहाँ थे, तो 18 और ये तो 40 हो गया था, और 40 8 48 और 17 और जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका 65 बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये थोड़े से बड़े सवाल ज़रूर हैं लेकिन बहुत हल्के होते हैं, आप अच्छे से इनको देखिए। जैसे इसमें कहा गया है, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न है जो से अभी बताया था। तो आप 3 बैंड डायग्राम है, इस पर प्रयास कीजिए और आपका सॉल्यूशन ये हो ही रहा है। तो आप देखिए इसको बढ़िया से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या बतानी है। अब इसमें आयत बताने हैं। देखो यहाँ पर एक आयत तो यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा आपको, एक आयत इधर को दिख जाएगा, एक आयत ये पूरा दिख जाएगा, और इसमें कोई आयत नहीं दिख रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन बी ही सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण की कुल संख्या कितनी है। अब त्रिकोण मतलब त्रिभुज गिनने हैं, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके गिनते हैं। एक ये हो जाएगा सिंगल वाला, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो एक एक तो वाले हो गए 6, एक एक वाले। उसके बाद 2 2 वाले देखिए, 1 2 3, तो 2 2 वाले 3 हो जाएंगे, 2 2 वाले हो जाएंगे 3। उसके बाद तो 1 वाले 6 और 2 वाले 3 हो चुके हैं। उसके बाद 3 3 वाले देखिए। अब यहाँ पर जब 3 वाले को देखोगे तो एक बात यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगी कि एक तो यहाँ बन गया, तो इतने हिस्से का जो आधार था, ये वाला जो हिस्सा था जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला, तो एक तो इससे बन गया। उसके बाद एक इस वाले से बनेगा 2, इस तरह से एक इससे बनेगा ये वाला 3, ये वाला। उसके बाद एक इससे बनेगा, तो इस तरह से इसमें टोटल 6 आधार हैं, तो 6 3 3 वाले बन जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आधार हो जाएंगे, तो 6। तो एक वाले तो यहाँ पर थे 6, 2 वाले थे 3, 6 3 9 हो गए, और 3 वाले इसमें बन गए 6, तो 9 6 15 हो गए, और एक इसमें बड़ा त्रिभुज बन जाएगा 15, और एक टोटल 16 हो जाएंगे। तो इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाए तो 16 इसमें त्रिभुज होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये कई बार आ चुका है, एसएससी ने तो कई बार दिया है। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या दिया है। इसका उत्तर बी ही दिया है, तो 16 ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो मानक पासा पूछा गया है। अब यहाँ पर मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत सतह का योग 7 बैठ जाए, और विपरीत सतह जो होती हैं, आपने पढ़ा होगा पासे में, 2 सतह का योग होती है, तो 2 सतह जो होती हैं ये विपरीत होती हैं एक को छोड़ करके। तो 5 2 7 ये तो सही बैठ रहा है, लेकिन 6 4 10 हो गया, 7 बैठना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है 5 2 7 ये भी सही है, 6 1 7 ये भी सही है, और 4 3 7, तो इस तरह से यही इसका सही उत्तर होगा जो कि मानक पासे की स्थिति को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखो कहाँ पे गलत हो रहा है, सी में 6 और 1 7 सही बैठ रहा है, लेकिन 5 2 वो यहाँ पर 3 2 5 दे रखा है, होना चाहिए 7, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में की ओर गई। 8 किलोमीटर इस तरह से पूर्व दिशा की ओर गई, और फिर 90 किलोमीटर घड़ी की दिशा के विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में मुड़ गई, तो ऊपर की ओर जाएगी। तो ये आकृति और आगे देखते हैं, तो इस तरह से तो ये आ ही गया था आपका चित्र, इस तरह से विरुद्ध मुड़ी थी। 8 किलोमीटर शुरू में चली थी, और बाद में कह रहा है एक झील तक पहुंचने में उसे 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी पड़ी, तो ऊपर वो 15 किलोमीटर गई। उसके घर से झील की
लघुत्तम मतलब न्यूनतम दूरी ये पूछी गई है, तो 8 और 15, 8 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो पाइथागोरस लगा करके ये 17 का आ जाएगा, तो इसका उत्तर सही होगा 17, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर रीजनिंग भी लगभग कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर भारी दिए गए थे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े जाएँ तो ये भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ी आकृति में प्रश्न दिए गए थे लैंग्वेज में, लेकिन प्रश्न हल्के ही थे। अगला प्रश्न है, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। तो दीपक कहीं से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर की ऊपर की ओर चल देगा। बाईं ओर मुड़कर वह घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला, तो ऊपर 12 हो गया। उसके बाद मदन जो उसी कार्यालय से, तो मदन जो था उसी कार्यालय से चला और पश्चिम की ओर बता रहा है, तो पश्चिम की ओर ये भी 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ेंगे और वो भी 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के बीच के दूरी पूछी गई है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिए। यहाँ पर जो दीपक था, सबसे पहले दीपक पूरब की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो 12 चलता है, तो 5 और 12। उसके बाद जो मदन था वो पश्चिम की ओर चलता है 5, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये भी 12 चलता है। अब दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 5 और 12 को पाइथागोरस में लगाएंगे तो यहाँ पर ये 13 आ जाएगा। 5 और को लगाएंगे यहाँ भी 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 13 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 13 13 26 हो जाएगा। तो और इसको अच्छे से पढ़ करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। तो इसको करने के लिए आपको जल दर्पण भी पढ़ने, जल प्रतिबिंब भी पढ़ने पड़ेंगे और दर्पण प्रतिबिंब भी पढ़ने पड़ेंगे, और जब दोनों को पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ही आएगा। अगला प्रश्न है, ये पासे का है, आप देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, क्योंकि एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसा, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की दिशा के मतलब सुई के विरुद्ध 270 से घुमाया जाए तो नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। तो आप देख लीजिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे। जो बाहरी आकृति है उसे 270 अंश घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाना है, और बीच वाली को जो घुमाना है वो 270 अंश विपरीत घुमाना है। तो इसको जैसे हम देखेंगे तो बाहरी आकृति को तो हमें इस तरह से घुमाना है 270 अंश, और जो अंदर की आकृति है उसे 270 अंश विपरीत दिशा में घुमाना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, और क्वेश्चन 68 से जो प्रश्न प्रारंभ होंगे उनकी प्रकृति थोड़ी सी जटिल होगी, और ये काफ़ी लेंथी सवाल थे, जिस वजह से पहला पेपर भारी बताया गया था। और यदि आप ध्यान से पढ़ें तो सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे ही प्रश्न अब आने वाले पेपर में आ जाएं, तो इसलिए आप अच्छे से इनको देखिए। देखते हैं 68वां प्रश्न कह रहा है, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। तो इसमें कहा गया उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए है लाभप्रदाता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। अगला प्रश्न है, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी। तो यहाँ पर भी गलत होगा, क्योंकि जो लेबर है, अगर लेबर ही कम हो जाएगी तो उत्पाद कम बनेगा। अगला प्रश्न है अगला विकल्प है, यदि कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चौथा दिया था, प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। तो ये कोई खास तर्क नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जब लोग घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर कराती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए, उपभोक्ता
टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देंगे। ऑप्शन बी, भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांड को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मापदंडों में राहत देगी। ऑप्शन सी, रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही होगा। जो भी ये प्लॉटिंग का काम होता है रियल एस्टेट के अंतर्गत आता है और रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। रमेश को डॉक्टर बनने की इच्छा है। रमेश को डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में 3 मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्च अंक भी अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है वही पढ़ना है उपरोक्त से। ऑप्शन ए, रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्वर्ण पदक की कोई बात ही नहीं हुई है। अगला विकल्प है रमेश डॉक्टर बन जाएगा और अपना स्वयं का बहु विशेष अस्पताल खोलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं का ही अस्पताल खोलेगा, गलत है ये। अगला पॉइंट है इसमें, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर लेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब वो हर जगह टॉपर है तो वो अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा है मैं उन दुकानदारों पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ जिसमें अधिक ऑफ़र और छूट मिलती हैं, इसलिए मैं जीमार्ट पर अधिक और प्लस बाज़ार में कम खरीदारी करना चुनता हूँ। इस कथन से पहचान करने की नीचे दिए गए धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो यहाँ पर अंतर्निहित बताना है, मतलब कौन सा कथन ऊपर वाले कथन के आधार पर सत्य होगा। तो जीमार्ट और ब्लज बाज़ार दोनों में अधिक ऑफ़र और छूट देते हैं। अगर दोनों अधिक ऑफ़र देते तो वो जो ब्लस बाज़ार है उससे भी खरीदता, तो वो तो केवल जीमार्ट से खरीदता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वह जीमार्ट पर अधिक और ब्लस बाज़ार में कम खरीदारी करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है ब्लस बाज़ार में कोई ऑफ़र और छूट नहीं है, ये बात भी नहीं है, हो सकता है कम छूट हो, तो गलत है। जीमार्ट में ब्लस बाज़ार की तुलना में अधिक ऑफ़र और छूट है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो अगर देखा जाए, अगर हम इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता तो हमारे प्रश्न वहाँ भी सही हो सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न की प्रकृति बड़ी है तो बस प्रकृति को देख करके ही बच्चा वहाँ पर डर गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपयोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो इसमें कहा गया आगे, इस कथन से पहचान करें कि कौन सी दी गई अवधारणा में से कौन सा अनुमानित अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, आइसक्रीम में कम चीनी होती है, तो अगर कम होती तो उसे खाने की सलाह दी जाती, तो वो तो खाता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आगे, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, तो कम नहीं होता, बढ़ता है, तो ये भी गलत है। अगला है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है तो अगला देखना है क्या है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक रिटेल स्टोर स्टोर में अधिक संग्रहण को आकर्षित करने उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियां और प्रचार पर अपने विपणन बाजार को बढ़ावा दिया है। इस कथन से पहचान करने की नीचे दी गई अवधारणा में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देगी। ऑप्शन बी, गतिविधियों और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रखता है, और ये साफ साफ इसी बात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे फिर भी देख लेते हैं, उच्च विपणन व्यय से
विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार और मार्जिन में वृद्धि होगी। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ। और आगे है मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा। तो मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से, ये तो गलत हो गया। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो यहाँ पर बुक को पढ़ा जाता है और स्पीच जो है सुनी जाती है, तो इसलिए ये अर्थ पर डिपेंड था। बुक को पढ़ा जाता है और स्पीच सुनी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे दिया गया है किसी भाषा में वाटर को XCWIW लिखा गया है तो ड्रीम को ये लिखा गया है, तो उसी रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि ये दो अक्षर दिए गए हैं, इससे ये बना उससे ये बना, तो टाइगर से क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो टी का अर्थ है कहीं ये मिल तो नहीं रहा, पहला दूसरा तीसरा। अब तीसरे में टी है तो इधर तीसरे में डब्लू होगा, तो इसका उत्तर डब्लू से स्टार्ट होना चाहिए। और डब्लू से नहीं होता है तो कोई और नियम भी लग सकता है, तो यही चीज़ हमें देखनी होती है। और इसमें कोई और ही नियम लगा है। तो नियम क्या है, इसमें जोड़ते हुए बताया गया है कि जो बार्टर है उससे ये जो शब्द बने हैं, इसमें एक अक्षर जोड़ा गया है, इसमें दो अक्षर जोड़े गए हैं, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है, और इसी तरह से इसमें लास्ट तक बनेगा। तो ये सारे प्रश्न को हम जब अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सारे प्रश्न हो जाते हैं। बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा गया था। और आइए तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है किसी भाषा में ये जो शब्द लिखा है DIRECTOR, डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में, और ये जो शब्द दिया गया है उसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CUSTOMER, कस्टमर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा होगा, तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिए इसको। और वैसे कुछ शब्दों में एक एक बढ़ा रेखा है और कुछ शब्दों में एक एक घटा रेखा है, तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रीजनिंग आप अच्छे से खुद कीजिए, सॉल्यूशन इसके नीचे दिए रखा है अच्छे से। अगला प्रश्न है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनकी एकमात्र बच्चे कमल की मां हैं, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। तो कोमल जो होगा सोनम से, आप इसको देख लीजिए, बहन का रिश्ता इसमें बताया गया है। और आप इसको तो समझ में ये तो आता नहीं है, क्योंकि हर किसी टीचर की अलग ही विधि होती है। जहाँ से आपने पढ़ा हो तो उसके अनुसार आप उसको प्रश्न को देख लीजिए और सॉल्व कीजिए, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए कि रक्त संबंध से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर से कितने पूछे गए हैं, तो उसी आधार पर आप तैयारी कीजिए किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है एक लड़का मंच प्रदर्शित कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। तो उस आदमी का संबंध होगा चाचा से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। और इसी तरह से ये भी रक्त संबंध से पूछा गया प्रश्न था। यदि a + b का मतलब a b का पति है, a हैज b का अर्थ a b का भाई है, a@b का मतलब v a का बेटा है, और $v का अर्थ v a की बेटी है। नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, दिए गए विकल्पों से चुनना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए इसी के अनुसार, जहाँ भी आपने रीजनिंग पढ़ी हो, जो भी मेथड से पढ़ी हो उसके अनुसार सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, QT का पोती है। ठीक है, QT की पोती है। अगला प्रश्न है, तो रक्त संबंध से काफ़ी प्रश्न थे, आपको लगभग 5 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, तो ये भी रक्त संबंध से है। देख लीजिए इसको, A B के ससुर हैं जो C की माँ हैं, D E की माँ है जो F और C का पिता है, A E के से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर पिता से संबंधित है, देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिए। अब आगे
कथनों को पढ़ना है और निष्कर्ष के अनुसार उत्तर देना है। तो इसमें कहा गया है 81वां प्रश्न, सभी छात्र शिक्षक हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सभी छात्र शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक प्राचार्य हैं। तो यहाँ पर बोला गया था सभी छात्र शिक्षक हैं। ये छात्र हैं, स्टूडेंट, और ये सब टीचर हैं। और बोला गया है कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। तो कुछ टीचर जो हैं ये प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ को ही बनाना है प्रिंसिपल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलेगा? तो ऑप्शन ए, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्र प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं होंगे। सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। तो सभी प्रधानाचार्य शिक्षक नहीं है, ये भी गलत होगा। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य जो हैं वो शिक्षक हैं, ऐसा बोला गया है। और कुछ नहीं भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाक्य होता है वो सकारात्मक कंडीशन से निकलता है। और जहाँ भी आपने कथन निष्कर्ष जैसे भी पढ़े हों उन नियमों को फॉलो कीजिए और उस के अनुसार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, और वैसे भी यहाँ पर इसमें दिखा रखा है, इसको देखिए स्पष्ट। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी घोड़े गधे हैं। तो सभी घोड़े गधे हैं। तो सभी हॉर्स जो हैं डंकी हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कोई सभी गधे बंदर हैं। तो सभी गधे बंदर मंकी बता दिया। और बाद में कह रहा है कोई बंदर व्याघ्र नहीं है। तो वाघ नहीं है, तो बाघ को बिल्कुल अलग कर दिया यहाँ से। तो जब इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया तो आप देख लीजिए इसको क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो इसमें जब देखोगे चित्र मैंने बना ही दिया, आप देख लीजिए इसको, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और वैसे भी यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, तो सेम यही चित्र मैंने बनाया था और इसका अनुसरण करते हुए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर निकलेगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाली सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई संख्या वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो 13वें स्थान पर जो आएगा वो क्यों आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए इसको भी। ये यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इसको देखिए। इसमें कहा गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाए तो इस शब्द को ये लिखा जाए। अब इसी तरह से इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दे रखा है वो ऑप्शन डी सही दे रखा है। इसको भी सॉल्व कीजिए। और कुछ नहीं है, खाली पहले 4 जुड़ा है, फिर 1 1, फिर 4 जुड़ा है, फिर 1 1, फिर 4 जुड़ा है, फिर 1। तो यही श्रृंखला आपको हर जगह इसमें देखना है। जैसे इसमें 1 4 1 1 6 1 1 और इस तरह से आपको देखना है। और जैसे आप देख लोगे तो इसी की मदद से आप सवाल कर पाओगे। अगला प्रश्न है, ये भी कुछ इसी तरह का था, तो इसको भी देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और वीडियो आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। और जब आप सॉल्व कर लोगे तो देखिए इसको, फिर इसके सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। अगर सही बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व हुए हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसका। उसी तरह से ये अगला सवाल देखिए वीडियो रोक करके। किसी भाषा में इस शब्द को ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो आगे उसी तरह से आपको देखना है। सब कोडिंग डिकोडिंग से भारी प्रश्न पूछे गए थे, तो जो कोडिंग डिकोडिंग को बहुत आसान समझते हैं वो इसको देख लीजिए। काफ़ी बढ़िया सवाल इसमें पूछे गए थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए इसको। तो एक श्रृंखला दी गई है, नीचे दी गई क्वेश्चन मार्क श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन सी आएगा और सॉल्यूशन इसका नीचे दिया गया है। तो देख लीजिए किस तरह से इसमें संख्या बढ़ रही है, घट रही है। 2 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है। तो एल में 2 जुड़ेगा 14 आ जाएगा, और आई में 3 घटेगा 6 आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें ये भी श्रृंखला से पूछा गया है। तो श्रृंखला से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप देख लीजिए। ये एक प्रश्न है और प्रश्न के बाद नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर दिया गया है। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, देखिए इसको, और सॉल्यूशन के अनुसार ही आप इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया था और काफ़ी टफ भी है। अगला प्रश्न है, तो ये भी एक श्रृंखला से पूछा गया प्रश्न है, और श्रृंखला में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर C2 F5 I11 इस तरह से बढ़ना है। तो आप इसको देख लीजिए। तो नीचे दिया गया है इसका, पहले 3 3 जुड़ता जा रहा है, 3 3 जुड़ता जा रहा है, और साथ में आप इस तरह से देख सकते हो क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही उत्तर था। और अगला प्रश्न है,
ये भी कुछ इसी तरह का प्रश्न होता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है समीकरणों पर आधारित। तो इसको भी बोडामास के नियम के अनुसार आप देख लीजिए। बस आप पेपर को देखिए कि किस तरह से पेपर पूछा गया, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कैसी संभावना है, तो इनको सॉल्व भी कीजिए वीडियो रोक रोक करके। और यदि आप ऐसा करते हो तो आप अच्छे से इन पेपरों के पैटर्न को समझ पाओगे, किस तरह के प्रश्न हैं, और पेपर का हर प्रश्न करके जाएं, क्योंकि ऐसा पेपर पुनः बन सकता है। ये इनके सॉल्यूशन है, वीडियो को रोक करके इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। और अगला प्रश्न जो दिया गया है वो भी कुछ इसी तरह से है, ए और सी के बीच में क्या संबंध है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आप देखिए, इसको पॉज कीजिए और रोकिए इसको, तब जा कर के इसको सॉल्व कीजिए। और इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है जो इसी तरह का है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं। तो यहाँ पर इनको सही से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनके कथन के अनुसार जानकारी उपलब्ध करनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और इसके सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, तो सॉल्यूशन भी आप इसको देख सकते हो। 94 में भी कुछ इसी तरह से है, इसको देखिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो इसको देखिए और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। इसी तरह से ये प्रश्न है और इसको ध्यान से पढ़िए। और 4 विकल्प ये दिए गए हैं, विकल्प इसका बी सही उत्तर है। तो वीडियो को रोक रोक करके आप इसको सॉल्व कीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल कंडीशन से प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न है, ये इसके 4 विकल्प हैं, ऑप्शन डी इसका भी उत्तर दिया गया था, तो ये सही उत्तर है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी इसको रोक रोक करके देख लीजिए। ये अगला प्रश्न है और इस तरह से इनके 4 विकल्प दिए गए थे, इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, तो देख लीजिए इसको। कुल मिलाकर के काफ़ी टफ रीजनिंग यहाँ से दी गई थी। और इसको देखिए, ये प्रश्न है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है, जो कि एक रक्त संबंध से पूछा गया प्रश्न था। और अगला प्रश्न जो था वो भी लॉजिकल था काफ़ी, तो इसको भी देखिए और इसका जो उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला प्रश्न है जो कि 100वां लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम जीएस को अच्छे से देखेंगे। तो इसके 4 विकल्प हैं और इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे हम देखेंगे सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। और सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्नों में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंप्यूटर से कितने पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश से कितने पूछे गए हैं, करंट से कितने पूछे गए हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए इतिहास, पॉलिटी, ये सारे प्रश्नों को आपको देखना है कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और किस प्रकृति के थे। आप उसी आधार से तैयारी कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका 101वां प्रश्न है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं। तो ऑप्शन ए वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी स्टाइल्स, ऑप्शन डी फॉन्ट। तो ये फॉन्ट है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए MNP, ऑप्शन बी ISP और ऑप्शन डी स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो कंप्यूटर तक जो पहुंच प्रदान करता है वो है ISP। तो याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कंप्यूटर का है। तो 2 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है जो कि ये भी कंप्यूटर से है, पावर स्ट्रीम क्या है। तो पावर स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तृत करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन बी है, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ऑप्शन सी है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। और ऑप्शन डी, इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज, करंट या पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि पावर स्प्लिट क्या है। पावर स्प्लिट जो है वो एक विद्युत उपकरण है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये भी कंप्यूटर से था, 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, काफ़ी टफ प्रकृति के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए रेखांकन, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन डी प्रतीक और ऑप्शन डी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद ही नहीं है, तो ऑप्शन ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये भी कंप्यूटर से था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का
त्रिवेणी, तो याद रखना 4 कंप्यूटर से पूछे गए थे और 4 प्रश्न का मतलब है काफ़ी महत्वपूर्ण ये रोल अदा कर रहा है कंप्यूटर। तो 4 प्रश्न हर पेपर में यूपीएससी से पूछे जाते हैं, 4 से 3 प्रश्न। तो अच्छे से कंप्यूटर को तैयार कीजिए, अभी टाइम है, कर लोगे आप। 105वां प्रश्न में कह रहा है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसका संगम का स्थान है? तो गंगा, यमुना, नर्मदा। नर्मदा तो दक्षिण भारत में बहती है, तो ऑप्शन गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती ये हो सकता है क्योंकि सरस्वती अब वहाँ पर नहीं बहती क्योंकि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। गंगा, यमुना अब आज भी वहाँ पर मिलती हैं और यही इसका सही उत्तर होगा पौराणिक कथाओं के अनुसार। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये तो है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी है। ऑप्शन सी बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, यही नहीं है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए रामलीला, ये तो बिल्कुल फेमस है। रासलीला भी फेमस है। गिद्ध नृत्य या अहीर नृत्य में से होना चाहिए इसमें, तो शायद इसका डी उत्तर होना चाहिए। गिद्ध नृत्य कभी नहीं पढ़ा मैंने, तो यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट जो क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो है वो उत्तर प्रदेश में। कई बार ये प्रश्न पीसीएस ने भी पूछा है, तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए यहीं पे इसको। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित होती है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक प्रमुख महत्वपूर्ण त्यौहार है। और तो इसमें किस भगवान की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी की पूजा तो होती नहीं है इसमें, आग की भी नहीं होती। और उसके बाद है इसमें पेड़ की भी नहीं होती। रवि, तो यहाँ पर रवि की पूजा हो सकती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की पूजा होती है और सूर्य का जो पर्यवाची है वो रवि है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता? तो कौन सा? कुंभ मेला लगता है यहाँ पर, सही बात है। माघ मेला भी लगता है, कुंभ मेला भी लगता है, अर्धमाघ भी लगता है, वैशाख मेला यहाँ पर नहीं लगता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ASSOCHAMUP एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस जो शब्द है ASSOCHAMUP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगला है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये काफ़ी गहराई से पूछा गया प्रश्न था उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश जो था वो राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005। तो इसका सही उत्तर 1 अप्रैल 1937 ही होगा क्योंकि जब इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के नाम से अस्तित्व में आया। तो इसमें देखते हैं इसको और क्या निकलता है इसका उत्तर। 2 जून 1960 और 5 सितंबर 1945। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। तो यही इसमें पूछा भी गया था। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना थी 1992, जैसे किसी की जन्मतिथि होगी, और 1, 2, 3, 4 ये इसमें है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनगणना है जो इसके लगभग है। तो 19 करोड़ के समथिंग है और इसमें एक ही विकल्प है जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तो देखो जैसा मैंने बताया है वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, किताबों में यही चीज़ लिखी हो 1998 1 2 3 4 1। आगे अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं है, देहरादून। देहरादून उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का ज़िला है। और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 10 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे पता नहीं कितने होंगे। तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मोहनजोदड़ो जो इतिहास से पूछा गया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए
पसंदीदा शहर ऑप्शन वी माउंट ऑफ द डेथ। तो यहाँ पर मृतकों का टीला ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बी, याद रखना, मृतकों का टीला इसका सही उत्तर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी इतिहास से ही पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लकड़ी के बक्सों में अनाज भंडार किया था। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में तो ये आती नहीं थी, तो इसलिए ये भी गलत होगा। आगे देखते हैं क्या है। सिंधु लोग कुत्ता, बिल्ली, घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें सही उत्तर होगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे। तो यही इसका सही उत्तर है। सिंधु लोग, भारत में सर्वप्रथम जो कपास उगाई थी वो सिंधु वासियों ने ही उगाई थी। अब ये जो कोठरे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे अनाज के लिए, ये भी गलत होगा। पश्चिम बंगाल में कोई सभ्यता नहीं थी। और यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि घोड़े कहीं भी नहीं मिले हैं। वैसे हड्डी मिली है, लेकिन पता नहीं वो कौन से काल की है, इसलिए वो भी अमान्य है। तो इस तरह से देख सकते हो। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब यहाँ पर पूछा गया, ध्यान से पढ़ना, योगदान नहीं दिया कि कौन से? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी तीसरी मंजिल को पुनः बनवाया था, ये बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण नहीं कराया, और इल्तुतमिश ने इसको भी बनवाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, घटना और तारीख के इस जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ढंग से मेल नहीं खाता, मतलब जो ढंग से मेल नहीं खाता। दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। तो शायद ये हो सकता है। अगला देखेंगे हम, वीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914, और सुभाष चंद्र बोस ने INSC के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया 1939 में। तो यहाँ पर जो ए और सी दिया गया है और इसकी व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न को जो दिया गया था अमान्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए, 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो ही सबसे महत्वपूर्ण है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए गए हैं जो उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। और ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 204, ऑप्शन डी 19। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अंडमान निकोबार को तो उसने पढ़ाया है, लेकिन जो पूछा गया है तुमसे वो केवल निकोबार द्वीप में समूह की संख्या पूछी है, और निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो और बाकी इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें 18 द्वीप बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो नेबुलर परिकल्पना ये सही खाता है पूछा गया है, क्योंकि इसमें पहला ही उत्तर गलत हो गया। नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने नहीं दी। बी है ज्वारीय हाइपोथीसिस, ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो आगे ये सारे विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, तो जीएस भी काफ़ी मात्रा में काफ़ी टफ पूछा गया था। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, इंडिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका कांगो का लोकतंत्र गणराज्य है, तो ये भी सबसे बड़ा नहीं है अफ्रीका में। अगला है, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो यहाँ भी नहीं है, ये अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राज़ील है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राज़ील है। तो आप देख भी सकते हो कि सबसे बड़े देशों की कंडीशन में पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है
चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे बड़े देश थे। और जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। अगला देखेंगे 124 में असंगत मिलान खोज। ऑप्शन ए, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है। यहाँ पर असंगत बताना है तो बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का है, ये बात भी सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील बेकाल झील है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, ये बात भी सही है, जो कि अफ्रीका देश में है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। आगे हम देखेंगे इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बाणासुर, तो बाणासुर ही इसका सही उत्तर होगा कि छैल भी है, रानीखेत भी है, नैनीताल भी है। तो आप जब हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखोगे तो इसमें बाणासुर आएगा। और बाणासुर हिल लघु हिमालय या हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट पहाड़ियों का हिस्सा है, जो केरल में वायनाड जिले में पड़ता है। तो याद रखना, बाणासुर जो है केरल में स्थित है, ना कि हिमालय का हिस्सा है। आगे कह रहा है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमांगनुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जिसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से इसे भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो बहती है, और दिहांग है, सांगपो कहा जाता है। ये सब ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा जा रहा है, तो याद रखना इसको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्न आप देख करके आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश के बाद ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में आता है। तो इस तरह से 5 राज्यों में गुजरता है। तो बिहार में नहीं गुजरता, आंध्र प्रदेश में गुजरता है, उड़ीसा में गुजरता है, छत्तीसगढ़ में गुजरता है, बिहार में नहीं गुजरती है। अगला, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, मतलब अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या है 552, लेकिन ये इस समय एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो इस समय 550 है। तो याद रखना इसको, वर्तमान में 550 हो चुकी हैं। पहले जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें 552 थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो ऑप्शन ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन, और यही बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे हम इसको व्याख्या देख लीजिए आप। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायत में एक स्तर नहीं है। तो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, नगर परिषद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और आप देख रहे होंगे कि हर सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक थे, इतिहास और जो पॉलिटी है उससे भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी, यह अनुमेय है, अर्थात इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसके मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी यहाँ पर लागू होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे हम तीसरी बात देखेंगे, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो यहाँ तक जहाँ तक है इसमें ये भी सही होगा। आगे देखेंगे, इसे राज्य के राज्यपाल में संशोधन किया जा सकता है। तो राज्यपाल कभी भी इसमें संशोधन नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो औद्योगिक क्रांति ये बिल्कुल देती है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ये बात भी सही है। रूस में समाजवादी क्रांति और अमेरिका के अधिकारों का, तो यहाँ पर शायद इसका बी उत्तर, सॉरी ए ही दिया गया है कि भारतीय संविधान में योगदान नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति का योगदान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं है संविधान का। अगला देखेंगे हम, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो कृषि था, यहाँ पर सही बात है। हस्तशिल्प भी था, निर्माण भी था, लेकिन पर्यटन उद्योग नहीं था उस समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शायद कोई प्रश्न छूट चुका है।
नहीं, ये लास्ट ही था। अगला प्रश्न कह रहा है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद अर्थव्यवस्था को संबोधित किया है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटेन शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे? दादा भाई नौरोजी तो 100% थे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और BKR राव ये भी थे। RC देसाई भी थे। महालनोबिस नहीं थे, और महालनोबिस उस समय की बात है जब महालनोबिस शायद जन्मे भी नहीं होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और महालनोबिस के बारे में काफ़ी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत है? तो यहाँ पर बताना है भारतीय स्टेट बैंक की जो टैगलाइन है ए बैंकर टू एवरी इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की जो थीम है कई बार पूछी गई है, याद रखना है यहाँ पर ए बैंकर टू एवरी इंडिया। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की बढ़ती का नाम जिंदगी, तो बढ़ती का नाम जिंदगी यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कोटक महिंद्रा बैंक की जो थीम है वो लेट्स मेक मनी सिंपल, और देना बैंक की है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी से 3-4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अभी तक। और अगला प्रश्न है गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इसमें से क्या शर्त में से नहीं है? तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, तो ये बात उन्होंने बताई थी, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। शायद अभी कंफर्म नहीं है, आगे देखते हैं। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। और सी है इसमें धर्मशाला और एक छोटे डिस्पेंस होने चाहिए। और डी ऑप्शन है यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यही शायद इसका जो ऑप्शन ए था उसी में कन्फ्यूजन थी मुझे, और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 21वें राष्ट्रीय मंडल खेल, तो ये करंट से पूछा गया, तो याद रखिए बस किस तरह के करंट के पेपर पूछे गए थे। तो करंट का जो प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर दिया गया है पीपल प्लेस पेंशन शेयर द ड्रीम। और आगे देखेंगे इसको, इसके जो विकल्प दिए गए थे वो थे ह्यूमैनिटी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख लीजिए इसका बी उत्तर आया था। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था किस प्रकृति का था, काफ़ी राष्ट्रीय मंडल खेल से जो प्रश्न बन सकते थे वो कि कितने पदक हैं, भारत का स्थान कौन सा है, कौन सीट्स पर रहा, इस तरह से बन सकते थे, लेकिन काफ़ी डीपली से ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप इस तरह के प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान दें। उबेर कप ये भी करंट से पूछा गया था, तो यहाँ भी करंट है, तो इसका सही उत्तर जो दिया गया था ऑप्शन सी दिया गया था, जापान। उस समय के अनुसार हैं, और आप सारे करंट के प्रश्नों को देखें कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये भी करंट का था, तो आप देख लीजिए। करंट के प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस समय इनका कोई काम नहीं है। और आगे ये भी करंट का था, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो दिवस से पूछा गया था। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथि दी गई हैं, इनमें 2018 में मनाया गया, इनमें से कौन सा मिलन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया था, ये सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये भी मनाया गया होगा, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि ये 22 मई को मनाया जाता है, ना कि 1 मई को, तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला ये भी करंट का था, देख लीजिए इसको। और अगला ये भी करंट का है, तो इस तरह से आप करंट के प्रश्नों को अच्छे से देख सकते हो। ये भी करंट का है, और ये भी करंट का प्रश्न था। और 145 ये भी करंट का प्रश्न था, आप देख लीजिए इसको। तो करंट से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। तो आपको विशेष करके यूपी कंप्यूटर 4-5 प्रश्न और कंप्यूटर से पूछे गए, यूपी से पूछे गए, और 10 प्रश्न समथिंग आप मान सकते हो करंट से, और साथ में बचा कुछ आप इतिहास, भूगोल और संविधान तीनों पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए फाउंटेन पेन, ये वाटरमैन ने बनाया, सही बात है। एमीटर जो है जैनसन ने नहीं बनाया बल्कि टॉर्चली ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर वी ही इसका गलत होगा, तो गलत ही पहचानना था। और आगे ये दोनों विकल्प सही हैं, बैरोमीटर भी टॉर्चली ने बनाया है और एनिमेशन भी रेनॉल्ड ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं
सही मिलान की पहचान कीजिए। तो माइक्रोवेव ओवन जो पर्सी स्पेंसर, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, तो सही पहचानना था। और ट्रांसफार्मर ये पेरे ने नहीं बनाया, बैटरी जो थी ये भी नहीं बनाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो स्टैनली ने बनाया है, ट्रांसफार्मर का स्टैनली होना चाहिए था, वर्नियर कैप्लर्स वर्नियर का होना चाहिए था, और बचा तुम्हारा बैटरी बोल्टा ने बनाई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, तो जाने वाला शब्द कौन सा है, वो कैश डेटा है, बिल्कुल बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब किसने लिखी थी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास इसके लेखक हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, और ये कालिदास के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि प्रमुख रचनाएं कालिदास ने की हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी को याद रखिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, इसमें बताना है। तो पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, और यह समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन की नहीं है, बल्कि ये है तुम्हारी स्टीफन हॉकिंस की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पुराने पत्रों का एक समूह ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ए मिड समर नाइट ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर की है, और आगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स की है। तो इस तरह से ये आपने 150 प्रश्न देखे, और ये सारे प्रश्नों को मैं भले से अच्छी तरह से नहीं करा पाया, लेकिन इसमें आपको ये प्रारूप जरूर पता चल गया है कि किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला होगा। तो धन्यवाद।